नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताजा आलोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, एक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे इंडिया अलायंस के ऊपर। दरअसल इस समय अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस में हलचल मचा हुआ है, एक तरह से तूफान आया हुआ है और वह तूफान किसी एक मुद्दे की वजह से नहीं है, इसका कई एक कारण है। मैं इनमें से सिर्फ दो कारणों पर चर्चा करूंगा। जो इस अलायंस का सबसे बड़ा कारण है सीट शेयरिंग का, और दूसरा जो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी जी अपना भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। पहले बात करते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। दरअसल जो पूरे अलायंस है, इसमें जो 27-28 दल शामिल है, इन अलायंस का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है, इनके लिए सबसे बड़ी कोई परेशानी है तो वह सीट शेयरिंग का है, जो कि प्रधानमंत्री पद और संयोजक पद से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। यही एक ऐसा मुद्दा है जो भविष्य में यह तय करेगा कि इस अलायंस में कौन सा दल बने रहेंगे और कौन सा दल इस अलायंस को छोड़ देंगे। इस इंडिया अलायंस का 4 मीटिंग हो चुका है, पटना से लेकर नई दिल्ली तक, बेंगलुरु वाया मुंबई होते हुए, लेकिन अब तक यह अलायंस सीट शेयरिंग पे किसी भी तरीके का कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखा पाया है, कोई उस समस्या का ठोस समाधान नहीं ढूंढ पाया है। और इसका असर अब यह हो रहा है कि इस इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पे हो रहे विलंब से इतने परेशान हो गए हैं कि अब अपने अपने कैपेसिटी पे प्रत्याशी उतारना या उसकी घोषणा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसका शुरुआत इस पूरे इंडिया अलायंस का जो प्रणेता थे, जो सूत्रधार थे, नीतीश कुमार जी ने किया कि उन्होंने 3 दिन पहले ही अरुणाचल वेस्ट से, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल पश्चिमी से लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। हाँ, शुरुआत नीतीश कुमार जी ने किया। उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात में 2 सीटों पे, एक तो भरूच और एक और कोई सीट है, वहां से अपने 2 प्रत्याशियों के नाम का घोषणा भी कर दिया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा दल है और इस इंडिया अलायंस में भी शामिल है, वह समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने तो अपने कई एक सीटों पे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें से फतेहपुर से अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को घोषित कर दिया है सपा ने। उसी तरह से अंबेडकर नगर से विधायक लालजी वर्मा को, उसी प्रकार से गाजीपुर से अफजाल अंसारी का नाम अभी सामने आ रहा है। इसी तरीके से घोसी से राजीव राय, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर साक्य, फैजाबाद से पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, बस्ती से राम प्रताप चौधरी, और उसके बाद गोरखपुर से काजल निषाद, सलेमपुर से रामाशंकर विद्यार्थी, उन्नाव से अनु टंडन और खुद कन्नौज से अखिलेश यादव, आजमगढ़ से शिवपाल यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव, और वहीं मुरादाबाद से एसटी हसन। इन सब लोगों का नाम मीडिया में आ चुका है। अब लगभग उत्तर प्रदेश में 10 से 15 सीटों पे सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब एक चीज समझिए कि इस इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पे कोई चर्चा नहीं हुआ है और इस अलायंस के दल एक के बाद एक इस तरीके से अपने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर रहा है। अब अगर इस अलायंस का सीट शेयरिंग पे कोई बैठक होता है, कोई फैसला होता है, और उस फैसले में घोषित उम्मीदवारों के सीटों का अगर कोई मामला आता है, तो फिर इस अलायंस का भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं। अगर कल को आजमगढ़ से या मैनपुरी से या फिर फिरोजाबाद से या मुरादाबाद से, कन्नौज से, सलेमपुर से, गोरखपुर से, इन सब सीटों का अगर कोई मसला फंसता है तो क्या होगा। और इस तरीके से छटपटाहट इस क्षेत्रीय छत्रपों में क्यों फैला हुआ है? क्या कारण है कि यह जो घोषणा अभी कर रहे हैं, यह बैठक के बाद तक का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि इन क्षेत्रीय छत्रपों को ऐसा लग रहा है कि इस पूरे अलायंस का जो उद्देश्य था भाजपा को हराना, इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अपना राजनीतिक हित देख रही है। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों को 2024 चुनाव के माध्यम से भाजपा को हराने के नाम पे नुकसान पहुंचाना चाहती है, और इसका शंका इससे भी अधिक बढ़ गया इन क्षेत्रीय दलों में
को कि जो यह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो यह यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस यात्रा का जो रूट है वह रूट खास करके उन सभी जगहों से है। यह यात्रा उन सभी जगहों से जाने वाली है जिन जगहों पे मुस्लिम बहुसंख्यक है, जहां पे मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक है। बिहार का पूरा सीमांचल है, उत्तर प्रदेश का वह सभी जगह है जहां पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी है, और बाकी जिन राज्यों में ये यात्रा जा रहा है वहां कांग्रेस पार्टी और कोई दूसरा क्षेत्रीय छत्रप नहीं है, सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी की मुकाबले। ये 3 राज्य, पश्चिम बंगाल, बिहार, एक और झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जिसमें यह यात्रा अगर अपना संदेश ढंग से पहुंचा देता है, इस यात्रा के माध्यम से अगर कांग्रेस पार्टी अपने वोटरों तक अपना संदेश पहुंचा देता है, तो भारतीय जनता पार्टी के बजाय इन क्षेत्रीय दलों का कमर टूट जाएगा। इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों से यह यात्रा निकलेगा उनमें से अधिकतर ऐसे क्षेत्र है जहां पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता है, या तो मिलता भी है तो बहुत मामूली सा। लेकिन इन सीटों पे, इन जगहों पे कांग्रेस को भी पहले वोट नहीं मिलता था, अब से पहले। आगे मिलेगा कि नहीं, लेकिन अब तक तो नहीं मिलता था। तो वोट मिलता किसे था? तो वोट मिलता था इन क्षेत्रीय दलों को। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, झारखंड में जेएमएम हेमंत सोरेन को, बिहार में लालू प्रसाद यादव को, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को। और इन्हीं वोटों के दम पे, इन्हीं सीटों की वजह से यह सब के सब हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को, सनातनी देवी देवताओं ग्रंथों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। दूसरा और कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन नफरत करते हैं हिंदू या हिंदू धर्म से। नहीं, उनका मजबूरी यह वोट बैंक है। इन वोट बैंकों से प्रभावित होकर, इस वोट बैंक के डर से ये सभी क्षेत्रीय दल एक स्वर में सनातन और सनातन धर्म और उनसे जुड़े हुए ग्रंथ, देवी देवताओं का विरोध करता है। सिर्फ विरोध ही नहीं करता है, उन्हें नीचा तक दिखाने का अक्षम्य प्रयास करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर अपना सही से संदेश इस यात्रा के माध्यम से अगर पहुंचा देता है, तो फिर इन क्षेत्रीय छत्रपों का कमर टूट जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को यह सुझाव कर्नाटक और तेलंगाना में मिली बहुमत, प्रचंड बहुमत से मिला है। यह जो रणनीति तैयार किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यह इन्हीं 2 राज्यों के चुनाव परिणामों के आधार पे, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट दिया है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पुराना वोटर कांग्रेस पार्टी के पास वापस आने लगे हैं, उसी को आधार बनाकर, उसी नतीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह एक बड़ा रणनीति बनाया है कि किस तरीके से देश के, इस पूरे देश में उन मुस्लिम समुदायों को फिर से यह संदेश दिया जाए, उनके अंदर यह भरोसा जगाया जाए कि आज भी कांग्रेस पार्टी तुम्हारे लिए काम करता है, और अगर तुम कांग्रेस पार्टी को चुनते हो तो कांग्रेस अभी भी बहुत कुछ करने की स्थिति में है। और अगर कांग्रेस पार्टी इसमें कामयाब हो जाता तो सच में इस इंडिया अलायंस में जो ये क्षेत्रीय दल शामिल है, जिसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी को हराना था, भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को मिटाना था, उसका अस्तित्व खुद ही मिट जाएगा। क्योंकि इन क्षेत्रीय छत्रपों का जो पूरा राजनीतिक वजूद है, वह कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के उसी वोट बैंक के आधार पे है। अगर वह वोट बैंक इनसे निकल गया है, इनके प्रभाव से निकल गया, इनके मुट्ठी से निकल गया, फिर क्षेत्रीय छत्रपों का कोई हैसियत नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये क्षेत्रीय दल यह चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से पहले सीट शेयरिंग पे कोई फैसला हो जाए। और कांग्रेस पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी कह रहा है कि 15 से 20 दिन लगेंगे, सब चीज साफ हो जाएगा। क्यों? जो अलायंस आज से 6 महीना पहले बना, उस अलायंस ने अब तक सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत नहीं कर पाया, ना ही कोई संयोजक बना पाया, ना ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना पाया। तो फिर यह इंडिया अलायंस और यह गठबंधन बना किस लिए था? इसका उद्देश्य क्या है? ये इसका रणनीति क्या है? देश के लिए इनके पास क्या रोड मैप है?
देश के जनता को यह क्या दे सकते हैं। दरअसल यह पूरा इंडिया अलायंस एक तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा घातक इस अलायंस में शामिल उन क्षेत्रीय छत्रपों के लिए होगा। अगर इस इंडिया अलायंस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जो संदेश देना चाह रहा है, जो राजनीतिक तैयारी कर रहा है, अगर वह उसमें कामयाब रहे, फिर इन क्षेत्रीय छत्रपों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, खुद ब खुद संकट में पड़ जाएगा। सीट बंटवारा तो आगे पीछे की बात होगी। ऐसे भी सीट बंटवारा पे भी काफी ज्यादा पेच है। जो पार्टी जिनकी लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, जिन्होंने 2019 में एक भी सीट नहीं जीत पाया था, वह भी चाह रहा है कि 2024 के चुनाव में उनको एक बड़ा संख्या मिले सीटों का। तो देखिए क्या होता है, यह अलायंस क्या करता है भविष्य में, इस अलायंस का भविष्य क्या है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।